कंपनी के अंशधारियों को लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ विभाजन योग्य लाभ कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे लाभों का लाभांश वितरण के लिए प्रयोग किया जाता है जो सभी खर्चे, हानि, अस्थायी संपत्ति पर राशि, चालू संपत्ति में कमी, कर को पूरा करने एवं संचय में उचित राशि हस्तांतरण के बाद शेष रहते हो। विभाजन योग्य लाभ का वर्णन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अंतर्गत किया गया है। विभाजन योग्य लाभ के निर्धारण एवं लाभांश भुगतान के संबंध में इस धारा के प्रावधान निम्न प्रकार है। इस धारा के अनुसार एक कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान उस वर्ष के लाभ, पिछले वर्षों के संचित लाभ, उपरोक्त 1 और 2 के योग लाभांश वितरण के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अंतर्गत सरकार से प्राप्त राशि में से किया जा सकता है। यदि संचय अथवा पिछले लाभों का प्रयोग लाभांश हेतु किया जाना है तो वही संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा लाभांश के पूर्व लाभ में से निम्न का प्रावधान करना आवश्यक है। चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन, पिछले वर्षों के मूल्यह्रास की बकाया एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन। यदि कंपनी ने ऐसे किसी वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया है तो कंपनी संशोधन अधिनियम 1960 के लागू होने के बाद का है तो ऐसे सभी मूल्यह्रास की बकाया राशि का प्रावधान उस वित्तीय वर्ष के लाभ अथवा अन्य वर्ष के लाभ में से लाभांश देने के पूर्व करना होगा। पिछले वर्ष की हानि या कंपनी संशोधन अधिनियम 1960 के लागू होने के बाद के किसी वित्तीय वर्ष अथवा वर्षों में यदि कंपनी को कोई हानि हुई है तो ऐसे हानि की राशि है तो हानि की वह राशि जो मूल्यह्रास के प्रावधान से हुई है, दोनों में से जो भी कम हो का प्रावधान लाभांश प्रस्तावित किए जाने वाले वित्तीय वर्ष अथवा पूर्व के वित्तीय वर्षों के लाभ में से करना होगा। उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि लाभांश भुगतान के पूर्व कंपनी को लाभ में से संपूर्ण मूल्यह्रास का प्रावधान करना होगा, चाहे वह चालू वर्ष अथवा पिछले वर्षों की बकाया अथवा हानि के रूप में क्यों न हो। सुदृढ़ वित्तीय सिद्धांत के अनुसार हानियों की वह राशि जो मूल्यह्रास के कारण कोई अपलिखित करने का प्रावधान ज़्यादा युक्तिसंगत नहीं लगता है। इस धारा के अनुसार केवल मूल्यह्रास से हानि को अपलिखित करने और शेष खर्चों से उत्पन्न हानि को आगे ले जाकर लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। हानि की पूर्ण रूप से अपलिखित किए बिना ही लाभांश का भुगतान करने की इजाज़त देने का तात्पर्य यह है कि अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी में से लाभांश को मान्य कर रहा है, क्योंकि खर्चों से हानि वास्तव में नकद हानि है जो कि कंपनी के स्रोतों को कम करती है, तो इनका भी प्रावधान करना आवश्यक होना चाहिए। करंट डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास की गणना धारा 123 की अनुसूची 2 के अनुसार करनी होगी। मूल्यह्रास की गणना निम्न में से किसी एक आधार पर की जा सकती है। धारा 123 के अनुसार निर्धारित सीमा तक अर्थात संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर अनुसूची 2 में निर्धारित दरों को लागू करके इस धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी संपत्ति को किसी वित्तीय वर्ष में बेचा अथवा हटाया अथवा नष्ट किया जाता है तो उस संपत्ति पर हानि को उसी वित्तीय वर्ष के लाभ से अपलिखित किया जाएगा। हानि से तात्पर्य उस राशि से है जिससे उस संपत्ति का अपलिखित मूल्य उसके विक्रय मूल्य अथवा अवशिष्ट मूल्य से अधिक हो। सीधी रेखीय पद्धति से अर्थात किसी राशि योग संपत्ति के संपत्ति पर प्रतिवर्ष इतनी राशि मूल्यह्रास के रूप में की जाए कि उस संपत्ति की मूल लागत के 95% को निर्धारित समय से भाग देने पर आए, अर्थात वार्षिक राशि